कुछ लोग हमारे घर में आए, बहुत सारे हथियार उनके साथ थे। बातों-बातों में हमने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने गोलियाँ चलाई। गोली ने एक तो मेरी किडनी पे इफ़ेक्ट किया था, मेरी लिवर पे इफ़ेक्ट किया था और ख़ासकर मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। जिस चचेरे भाई पे हमला हुआ था, वो भी इस दुनिया से चले गए। फिर उन्होंने बोला था कि एक टाँग काटेंगे। तो मैंने ये सोचा कि फिर मेरी मोबिलिटी नहीं रहेगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि अगर दूसरी में भी यही प्रॉब्लम है तो ये भी काटेंगे। मैं उस टाइम नीचे गिरा और उस गिरने की वजह से मेरी दोनों हिप जॉइंट्स जो थे वो डिस्लोकेट हुए थे। किडनी थी वो रिमूव करनी पड़ी, स्प्लीन था रिमूव करना पड़ा और लिवर टियर हुआ, इंटेस्टाइनल टियर हुआ। मेरे फादर साहब जब उनका इंतकाल हुआ, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बाद में मैंने यही सोचा कि शायद मेरे माँ-बाप ये बर्दाश्त नहीं करते। आप देख रहे हैं कश्मीर अनफिल्टर्ड। मैं हूं सूफी हिदाया। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 300 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदली। मौत के मुंह से निकलना किसे कहते हैं, ये हम सबको जावेद ताक साहब ने सिखाया। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। जावेद साहब, एक ही रात में सारी जिंदगी बदल गई। ये मंजर आपके लिए कैसे अनफोल्ड हुआ? मुझे भी इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि आया क्या होने वाला है या क्या होगा। वैसे किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने तो इसके लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था कि कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट होगा जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि जो हुआ बहुत ही इंसानियत की बका के लिए हुआ, मेरी अपनी अच्छाई के लिए हुआ। लेकिन जब ये हुआ तब मेरा मेंटल जो स्टेटस था वो अलग था, जो आज है वो बिल्कुल अलग है। एक इंसान जिस पे इतना कुछ बीता, वो आज भी अल्लाह का शुक्र कर अपनी दो टांगों को खो के। बिल्कुल, हमें तो एक साँस लेने का भी शुक्र अदा करना चाहिए। एक अगर हमारे सिर्फ़ एक सिर हिलता है तो उसका भी शुक्र करना है क्योंकि ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं है, ना तो हो सकती है। हमारा बनाने वाला है जो है वो हमारा मालिक है। जो चाहेगा वही का हो सकता है। आप अपने घर में मालिक हो, आप अभी कुछ बनाओगे, अभी इसको तोड़ सकते हो। बिल्कुल सबको ये हैरत होगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ को आपने इसका मालिक होके इसको तोड़ दिया। लेकिन मालिक अल्लाह है, उसने हमें बनाया है। हमारा बिल्कुल रोड मैप मुतय्यन है, हमारा नक्शा मुतय्यन है, हम उस पे चलते हैं। जैसे भी चलेगा बहुत अच्छा है, शुक्र है। जावेद साहब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक रात में सब बदल गया। ये सिचुएशन आपके सामने कैसे आई? क्योंकि कई सारे लोगों को आपकी कहानी पहले ही पता है। कई सारे लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि क्या पहले से ऐसी ही ज़िंदगी थी या कौन-सा ऐसा हादसा हुआ आपके साथ? मैं अपनी तालीम जारी रखे हुए था, एक जवान सा लड़का था, लगभग 22 साल की मेरी एज उस वक़्त थी और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ में पढ़ता था। तो अचानक एक बुरी खबर हमारे घर में आई कि हमारे जो चचा जान थे, बड़े चचा, तो उसको कुछ खतरनाक बीमारी लगी थी जिसके लिए उसको सर्जरी करनी थी। तो उसके जो लड़के थे उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने फ़ादर के साथ जा रहे हैं, आप हमारे घर में हमारी माँ का ख़्याल रखना। जो मेरी चाची थी, वो चूँकि बुज़ुर्ग थी, उसको थोड़ा-सा केयर करने के लिए ज़रूरत था, तो मैं वहाँ गया। मैंने खाली 2 ही दिन हुए थे, 2 दिन 2 रातें हुई थी। तो उसका ख़्याल रखने के लिए जो उनका बड़ा लड़का था, वो उस वक़्त ब्लॉक प्रेज़िडेंट था। बहुत ही नामवर पर्सन था। लेकिन मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी और कुछ लोग हमारे घर में आए उस टाइम, मेरे चचा जान के घर में। उन्होंने आर्म्स लिए हुए थे, बहुत सारे हथियार उनके साथ थे। सिर ढके हुए थे। वो उनकी पहचान नहीं हो पाती थी। उन्होंने जो लड़का था उसका, मेरा चचेरा भाई, उसको अपने घर से निकालने की कोशिश की, किडनैप करने की कोशिश की। उनके साथ बातों-बातों में हमने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने गोलियाँ चलाई। तो जिसकी वजह से मेरे कमर में गोली लगी और एक ही गोली मुझे लगी, लेकिन वो बिल्कुल पास थी, 2 मीटर के फासले से उन्होंने मुझे पिस्टल फायर किया। लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लोकल
तो वहाँ पे उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने कि आपकी हालत सही नहीं है, आप इनको जल्दी से एसएमएचएस ले जाइए। तो उस वक़्त बहुत ही सिक्योरिटी का रात को रहता था, सभी गाड़ियों को इजाज़त नहीं थी चलने में नेशनल हाईवे पे। तो वैसे-तैसे हम रात के 12 बजे से लेके सुबह 3 बजे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ मेरा जो चेकअप हुआ तो उन्होंने बोला इमीडिएट सर्जरी करनी है। एक गोली ने एक तो मेरी किडनी पे इफ़ेक्ट किया था, मेरी लिवर पे इफ़ेक्ट किया था और ख़ासकर मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, लेकिन उनको वो वहाँ तक पता नहीं चला। हुँ। और मेरे जो दोनों मैं उस टाइम नीचे गिरा और उस गिरने की वजह से मेरी दोनों हिप जॉइंट्स जो थे वो डिस्लोकेट हुए थे। तो चूँकि डॉक्टर्स ने जब हालात देखी तो उन्होंने यही बोला कि हम एक सर्जरी करेंगे, देखते हैं कि अगर ये बच जाएगा। तो रात को उन्होंने डॉक्टर्स टीम को बुलाया, मेरी सर्जरी हुई एसएमएचएस में। तो और जो किडनी थी वो रिमूव करनी पड़ी, स्प्लीन था रिमूव करना पड़ा और लिवर टियर हुआ, इंटेस्टाइनल टियर हुआ, बहुत सारी मतलब ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। तो फाइनली जब 2-4 दिन वहाँ मैं रहा तो जो मेरा जो पैर था वो वाटर बॉटल से जल गया। मेरे पास जब डॉक्टर सुबह आए तो उन्होंने बोला कि अगर इसके पैर में जलन महसूस नहीं हुई क्या, तो इसने कुछ नहीं बोला, चिल्लाया नहीं। हुँ। तो हमारे घर वालों ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन डॉक्टर्स ने उधर ही थोड़ा-सा उनको हिंट लगी कि शायद इसके टाँगों में ताकत नहीं है, उनकी उसकी भी जान चली गई है। तो उन्होंने फिर बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाया। तो जब उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसका सीटी स्कैन कराओ। मेरा इमीडिएटली फिर प्रायोरिटी पे किया गया और 2 दिन के बाद पता चला कि हाँ, स्पाइन में भी एक बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसकी वजह से मेरी टाँगें सुन्न पड़ी है। इसीलिए मेरा पाँव बोतल से जल गया और उसका पता भी नहीं चला कि महसूस गर्मी नहीं हुई। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इसमें इमीडिएटली एक और सर्जरी करनी पड़ेगी और मुझे याद है कि उस दिन बड़ी ईद का टाइम था और अरफे के दिन मेरी सर्जरी हुई कमर में, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब जो वहाँ पे थे, गुलाम रसूल मीर साहब, वो एचओडी थे, उनने बताया कि आपको ट्रांसप्लांट लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से हम देखेंगे कि आपका स्पाइन फिक्स हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली ये भी बोला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ख़तरनाक होती है, इसमें आपका चलना नामुमकिन भी हो सकता है। हुँ। तो सर्जरी हुई। एसएमएचएस में अभी मैं लगभग 5-6 महीने रहा, इधर भी 1-2 महीने रहा, फिर घर में और कॉम्प्लिकेसी हुई, फिर से एसएमएचएस में रहना पड़ा। तो लगभग मैंने 1 साल एसएमएचएस हॉस्पिटल और बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में दिया। जब आप हॉस्पिटल में मुंतकिल हुए थे, एडमिट हुए थे, तो तब आपके पास टाँगें थी और एक टाँगे वक़्त ऐसा आया कि जब आपने वो चादर हटाई, आपके पास टाँगें नहीं थी, तो आपने क्या सोचा? पहला ख़्याल क्या आया? टाँगे तो मेरी 25 साल तक मेरे साथ ही रही। टाँगे उस टाइम मतलब इनकी सर्जरी नहीं हुई। लेकिन 2024 में मेरे फ़ादर और मदर दोनों का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद मेरा जो ये डिस्लोकेशन हुई थी, उसको मैं थोड़ा-सा मैनेज करता रहा 20-25 साल। तो जो उसमें ज़ख्म होते थे, कभी अगर मैं ज़्यादा व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता था, उसमें थोड़ा-सा ज़ख्म रहता। लेकिन मुझे डॉक्टर यही बोलते थे कि हमने पहले आपको बचाने की कोशिश की कि हुँ। आप ज़िंदा रहें। अगर हम इनके साथ छेड़ते तो इसमें बोन इन्फेक्शन है, तो इसमें हम अभी कोई इंटरवेंशन नहीं करते। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने यही बोला कि 20 साल के बाद अब इसका वो हाल हुआ है कि अब इसमें कोई भी सर्जरी या कोई भी मतलब रेक्टिफ़िकेशन नहीं हो सकती है। आप ऐसे ही इस पे चलिए जहाँ तक आपको लगे। लेकिन मेरे फ़ादर साहब जब उनका इंतकाल हुआ, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डॉक्टर्स ने यही बोला कि आपको अब एम्पुटेशन करनी है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो ये तो भी एक मेरे लिए बहुत ही एक क़यामत का समा था कि फिर से अब ऐसी सर्जरी के अंडर जाना कि जिससे मेरी और एक मतलब नई पहचान बन जाएगी, नया एक ज़िंदगी का उलझन समझते हैं कि वो आ जाएगी। लेकिन बाद में मैंने यही सोचा कि शायद मेरे माँ-बाप ये बर्दाश्त नहीं करते हुँ। और उनकी
जाने के बाद ही इमीडिएटली वो अक्टूबर में मेरे फादर साहब का इंतकाल हुआ। फिर जनवरी 2024 में डॉक्टर्स ने बताया कि अब कोई इसमें टाइम फ्रेम नहीं है, इसको इमीडिएटली करना पड़ेगा वरना ये और कुछ मुश्किलात में दो चार हो जाएगा ये ज़ख्म। और फिर उन्होंने बोला था कि एक टाँग काटेंगे। तो मैंने ये सोचा कि फिर मेरी मोबिलिटी नहीं रहेगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि अगर दूसरी में भी यही प्रॉब्लम है तो ये भी काटेंगे। तो उसने भी मतलब हैरान होके बोला कि आप कैसे अपने आप को बोलते हैं कि 2 टाँगें मेरी काट काट दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ों को अडॉप्ट किया है। डिसेबिलिटी अब मेरी मतलब कमज़ोरी नहीं है। फ्रेंड बन गई है, मेरी हुँ। ताकत बन गई, मेरी स्ट्रेंथ थी अब। तो मैंने सोचा कि चलो अगर किसी और को भी इस चीज़ से हिम्मत आ जाती है तो ये भी कोई ऐसा ऐसा मामला नहीं है। और मैंने जो पिछले 20 साल या 25 साल अपनी टाँगों के साथ गुज़ारे, बहुत मुश्किलात थे, बहुत ही मतलब मेरी परेशानी थी, ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। रोज़ मुझे इसके लिए बहुत-बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जो मेरी दोनों टाँगें काटी गई, उसके बाद लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। और जिस तरीके से मैंने सोचा था कि अब मैं शायद नहीं उठ पाऊँगा, या मेरे दोस्त बोल देते, अब आप घर से नहीं निकल पाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके बाद मेरा एक डिवाइस बन गया जो मैंने बैंगलोर में बनाया, और उसके साथ-साथ ही व्हीलचेयर मोटराइज़्ड ली। तो अब जब मैं चलता हूँ तो मतलब जो पहली परेशानी थी वो सभी दूर हो गई। बहुत हद तक मैं इंडिपेंडेंट हुआ। मैं बहुत सारे काम एडिशनली कर पाता हूँ। और पहले तो मैं बिल्कुल अपने घरवालों के साथ खाना नहीं खाता था, बेड पे ही सब कुछ करता था। लेकिन अब जाके मैं बैठता हूँ, किसी भी महफ़िल में जाता हूँ, इवन दावत पे कहीं पे जाता हूँ, आराम से वहाँ पे 4 लोगों के साथ खाना भी खाता हूँ, तो ज़िंदगी आसान हुई। आपके चचाज़ाद भाई पे हमला होने वाला था और आप उसकी ज़द में आ गए। ये हमला क्यों होने वाला था? उन्हें क्यों अगवा करने वाले थे मिलिटेंट्स? वो एक्चुअली ब्लॉक प्रेज़िडेंट थे, और तब उस वक़्त मिलिटेंट्स हमेशा ये थ्रेट लगाते थे कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफ़िलिएट हो तो जल्दी से इस्तीफ़ा पेश कीजिए। और यहाँ पे हम कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस वजह से कुछ मिलिटेंट्स आए और उन्होंने उनको थ्रेटन किया कि आपको हमने बार-बार कहा है कि इस पार्टी से अलहदगी हुँ। करिए, दूर रहिए। यही वजह है कि उनको किडनैप करने की कोशिश उस वक़्त की गई। हुँ, हुँ। आपकी लाइफ़ इतने सालों से ट्रांसफ़ॉर्म होती रही, आपने कई सारे बच्चों का मुस्तकबिल बदला है। इन बच्चों को देख के आपको कैसा लगता है? पहले तो मुझे आम लोग सभी बोलते हैं कि आपको यही काम करना था, यही असाइनमेंट था, तो उससे मैं खुश होता हूँ। और मेरी जो अ, दिल्ली सतह पे मैं मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, चलो मैं ठीक काम कर रहा हूँ, जिसमें लोगों की एक्सेप्टेंस है। हुँ, हुँ। और दूसरी बात, जो इनके वालिदैन हैं वो भी मुझे काफ़ी मोहब्बत करते हैं और मुझसे मोहब्बत से पेश आते हैं। और हमेशा जब भी वो मुझे देखते हैं तो काफ़ी इज़्ज़त उनके घरों में मुझे मिलता है। अब अगर बच्चों की बात करें तो ज लगभग सारे लोग यही बोलते हैं कि इन बच्चों को बिल्कुल भी ना पढ़ना था, ना लिखना था, ना इनको घर में कोई इज़्ज़त मिलती, ना समाज हुँ। इनको एक्सेप्ट करता। ये यही एक वजह था कि आपको ये असाइनमेंट मिला, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। और मुझे भी इस पे अब यकीन है कि बिल्कुल यही होता कि इन बच्चों को बहुत मुश्किलात होते, इन बच्चों के लिए कोई काम नहीं करता। इवन जो हमारे एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज़ है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ थी। हुँ। जो कम-ओ-बेश, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ ख़ास कमाल किया, लेकिन जो आवाज़ हमने जम्मू कश्मीर में उठाई या नेशनल लेवल पे जो मैं जुड़ा डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ, उससे एक पहचान बन गई डिसेबल पर्सन्स की। इनके लिए हुकूक या कानून का बनना आया, उसमें मेरी शराकत-दारी थी। और मैंने सजेशंस हमेशा उनको प्रोवाइड किए कि क्या होना चाहिए। और जो ये मामला था कि डिसेबिलिटी सेक्टर में लोगों को नेग्लिजेंस थी, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, घरों में ही महसूर रखा हुँ, जाता था। हुँ। अब सुबह से लेके एक लाइन लगती है हमारे यहाँ स्कूल में कि हमारे बच्चे का एडमिशन कीजिए, हमारे बच्चे को ये डिफ़िकल्टी है, कितना ये दूर हो सकती है। तो लोग आते हैं। पहले जब हमने ये स्कूल स्टार्ट किया तो
अक्सर लोग यही बोलते थे कि ये एक नाटक है, ये पैसे जमा करने की कोशिश है, इनके नाम पे कुछ एक्सप्लॉयटेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम लगा और आप खुद देख रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में आप हैं, ये हमने 10-10 रुपए जमा करके, 5 रुपए जमा करके इसको बनाया, इस ज़मीन को लिया। यहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर चलेगा और मेरी यही ख़्वाहिश है कि अगर सही जगह होगी, सही इंतज़ाम होगा इन बच्चों के लिए, कल और भी कोई आके इसको चला लेगा। कितने बच्चे अभी इस यहाँ पढ़ते हैं इस वेलफेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन? हमारा जो इस वक़्त का एनरोलमेंट है वो 306 के करीब है। लेकिन अगर हम पिछले 25 साल की बात करें तो लगभग 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ऐसे हैं जिनको यहाँ से फ़ायदा हुआ। किसी की डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट बन गई, किसी का पेंशन बन गया, किसी को हमने एजुकेशन में सपोर्ट किया कि वो कोई डिग्री कंप्लीट करे, किसी की स्कॉलरशिप्स मिल गई, कोई स्पोर्ट्स में आगे चला और बहुत सारे मतलब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत सारी मुश्किलात थे। इसी तरीके से अगर हम बच्चों का देखें, यहाँ पे जो ज़ेबापा में आए, जिनने यहाँ रिहैबिलिटेशन की, जिन बच्चों को थोड़ा-सा हमने इंटरवेंशन किया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और वो अब नॉर्मली जनरल स्कूल्स में पढ़ते हैं, नॉन डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। पहले उनको एक लेबल दी गई थी कि ये डिसेबल है, इनको, जबकि उनकी बिल्कुल मतलब कुछ ख़ास ज़रूरियात थी जो हमने इंटरवेंशन 2 महीने 4 महीने किया, अब वो आराम से वहाँ पे बाकी अपने लोकल स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो वो भी लगभग उनका तादाद भी 5-6 हज़ार है। हुँ, हुँ। आपने अपनी जान का नज़राना पेश किया अपने चचाज़ाद भाई के लिए, तो आज वो रिश्ते वैसे ही हैं? आप पे वो जान छिड़कते हैं आज? रिश्ते तो मतलब इस वक़्त ओवरऑल ख़राब ही है, हर हर द दम। कोई भी रिश्ता इस वक़्त मज़बूत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मेरे जो चचा जान थे, उनकी डेथ, मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट था तो उसकी डेथ हो गई 98 में। और उसके बाद जिस चचेरे भाई पे हमला हुआ था वो भी इस दुनिया से चले गए। उनके दूसरे भाई थे, उनका किडनी फेलियर हुआ, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो अब मतलब उनके बच्चे जो है वो अलग-अलग कामों में, एक ही बच्चा उनका था जिस पे हमला हुआ तो वो दुबई में सेटल है। तो अभी हम किससे गिला करें और क्या बोलें? कितने अवार्ड्स आपको मिले हैं और पहला अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिला, अगर आपको याद हो तो? मेरा जो पहला अवार्ड मिला 2004 में, वो नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ था, जो मैं इन्हीं बच्चों को अपने घर में पढ़ाता था या इनके लिए एडवोकेसी करता था। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन हमने कायम की, तो उसके अंडर जो हमने उस वक़्त थोड़े बहुत काम किए थे, उसकी वजह से मुझे 2004 में पहले नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद 2007 में स्टेट अवार्ड से मुझे नवाजा गया, और उसके बाद बहुत सारी नेशनल लेवल पे जो डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए काम करते हैं, जैसे एबिलिटी फाउंडेशन चेन्नई की एक है, हुँ। जो बहुत ही एक बड़ा अवार्ड देते हैं नेशनल लेवल पे, तो अवार्ड फॉर इमिनेंस, तो वो मुझे मिला। लेकिन जो असली अवार्ड मेरे हैं वो यही बच्चे हैं जिनको घर में लेबल किया गया था, जो इस वक्त मैं देखता हूँ कि कोई कॉलेज में है, कोई हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, जो पहले जिसका फादर ये बोलता था कि क्या ये 5वीं पास करेगा, और इस वक्त वो लगभग कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। तो मेरे वही सबसे बड़े मेडल्स हैं। और इस वक्त तक जो सबसे बड़ा मेडल जो गवर्नमेंट की ओर से है, वो पद्मश्री मुझे मिला 2020 में। तो उस की वजह से थोड़ा-सा लोगों को हुँ, एतमाद आ गया हुँ। कि मतलब पहले मैं समझता था कि ये अवार्ड्स, इनका ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता है, बस एक खुशी मिलती है कि हाँ, कोई रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि आप ठीक काम कर रहे हो। 90s 20s में मिलिटेंसी पीक पर थी। आपको लगता है कि आज के हालात में कुछ बेहतरी है, कोई फ़र्क है आज? बिल्कुल, वो तो आया ही है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब मिलिटेंसी में डेथ्स होती थी, उसमें जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती थी उसका ज़िक्र नहीं होता था। हुँ। और हमारे पास लोग आते थे कि हमें ये फायर आया है, ये चीज़ हुई है, और हमें डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे। लेकिन पिछले
5-6 सालों से ऐसा है कि हमारे पास ऐसे केसेस अब नहीं आते हैं जिनमें ज़्यादा वायलेंस के केस या वेपन्स के ज़रिए जो डिसेबिलिटी होती थी, अब वो बहुत कम है। लेकिन पहले जब ग्रेनेड ब्लास्ट्स होते थे तो अगर एक की डेथ होती थी उसमें 10-15 ज़ख्मी होते थे, जिनके लिए ज़्यादा परेशानी मतलब होती थी कि क्योंकि वो एक जिसकी डेथ होती थी वो एक ही दम मर गया। जो डिसेबल्ड पर्सन फिर वो बार-बार वो दिन में 100 बार मरता है, जी। 1 मिनट में 10,000 बार मरता है क्योंकि उसके लिए जब वही था कि उसको 10-20 हज़ार रुपए या 50,000 या 75,000 एक्स ग्रेशिया मिलता था। बाकी जो ओवरऑल उसकी सस्टेनेबिलिटी थी, तो वो कैसे जिएगा? अब समाज में उसको अगर उसकी टाँग में कोई लंगड़ापन आ गया, अगर उसकी बाजू अब काम नहीं कर रही है, तो उसके साथ-साथ उसकी एक्सेप्टेंस जाती थी। उसके लिए रिश्ता नहीं मानता था कोई, इसके लिए कोई कारोबार नहीं था, वो फिर पढ़ाई नहीं अपनी ठीक तरीके से कर पाता था। तो वो केसेस बहुत कम हुए, तो मिलिटेंसी जो जो इसमें थोड़ा-सा नीचे इसका फिगर आया, तो इससे बहुत सारी मतलब उसमें हमें दिख रहा है कि कश्मीर अब बदल गया है। कश्मीर में बहुत सारे मिलिटेंसी कम हो गई है। आपके पास ऐसा कोई आया, कोई ऐसा अटैक सर्वाइवर जिसकी कहानी आपसे थोड़ी बहुत मिलती-जुलती हो? हाँ, बिल्कुल हमारे क्योंकि मैंने कोशिश की जब व्हाट्सएप नहीं था, जब सिर्फ़ एसएमएस चलते थे या फ़ोन कॉल चलती थी, मैं कोशिश करता था कि हर जो केस है उनके बारे में मैं जानूँ। लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या परेशानी है। तो बहुत सारे ऐसे मिलिटेंसी हिट विक्टिम्स हैं जिनकी टाँगें काटनी पड़ी है, बाजू काटने पड़े हैं, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस ख़ासकर जो दूर गाँव में रहते हैं और फिर वो एक ही जगह बेड पे होते थे, तो हमारा एक ग्रुप बन चुका है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ या जिनकी एम्पुटेशन केसेस है, जो इस वक़्त मतलब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो एक ही जगह थे। फिर हमने कोशिश की उनको कोई दुकान या कोई ऐसा छोटा-मोटा कारोबार दें। हमने स्पॉन्सर्स को लाया, हमने आपस में रिसोर्स की मोबिलाइज़ेशन की, और इस वक़्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद मुख्तारी के साथ रोज़गार कमाते हैं, अपने घर का ख़्याल रखते हैं और अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त से जीते हैं। जावेद साहब, आपने तो सच में ज़िंदगी देखी है, आपने तो मौत देखी है, दोनों चीज़ें इतनी क्लोज़ली देखी हैं। तो कई सारे आज के वक़्त में ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। कोई ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे उनकी जान चली जाए। डिप्रेशन के कई सारे बच्चे मरीज़ होते हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है? ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन नाज़ुक भी है। इसमें अपने मेंटल स्टेटस को ठीक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान ठीक है, बाजू, टाँगे सब कुछ चल रहा है, आँखें दिख रही हैं, कान काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने एकदम अपनी किसी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में का जगह दी, तो मान लीजिए कि उनकी बॉडी बेकार हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस डिप्रेशन से निकलने के लिए, या किसी का एग्ज़ाम पास नहीं होता है, कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम देना चाहता है जिसमें उसके घर वाले उसको पसंद करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप आईएएस, केएएस करो। उनके लिए एक ही मैसेज है कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। हर कोई डॉक्टर बन के किस मरीज़ का इलाज करेगा, ये भी एक सवाल निशान है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अगर देखा जाए तो अपनी जवानी में बाइक स्टंटिंग करते हैं। उनको पहले हमसे मुलाकात करनी चाहिए कि जिनको पहले ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे 20 साल की ज़िंदगी हो, 30 साल की, 40 साल की, और उनमें जब उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, पूरा घर के घर तबाह हो गए। वही एक सहारा था घर में कमाने के लिए, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और आज वो घर में है। दूसरी बात यह है कि जो आपने ड्रग एडिक्शन की बात की, उनको एक दिन ज़ेबा पा आना चाहिए। जिन बच्चों को अल्लाह ताला ने डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़्म दिया है, और वो तरसते हैं कि उनके माँ-बाप तरसते हैं कि काश ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करें। तो जो ड्रग्स लेते हैं वो अपने पैसों से ही अपनी बर्बादी खरीदते हैं। जो भी समझते हैं कि ड्रग्स हमारे लिए दोस्त है, या इससे कोई हमें ये ऐसी दवा है कि जिससे हमारी टेंशन चली जाएगी, ये उनकी गलतफ़हमी है, ये उनका एक भूल ख़्याल है। तो बेहतर है कि आप
छोटा सा छोटा काम कीजिए जो जिसमें आपको लगता है कि इज्जत नहीं है, मजदूरी कीजिए, लेकिन आप सड़क पे एक रेहड़ी लगाइए, लेकिन जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप अपने समाज पे भी एक बोझ बन रहे हो और समाज को भी ख़त्म कर रहे हो और अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हो। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कई सारी चीज़ें हमें सिखाई, कई सारी बातें हमें बताई। आपका फिर से तहे दिल से बहुत शुक्रिया हम करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द सेट्स ऑफ कश्मीर अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच।